नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक के ग्रंथ है और इसके अंतर्गत पहला जो सम्यक दर्शन अधिकार है इसका रिवीजन हम देख रहे हैं। रिवीजन के अंतर्गत ये 27 नंबर के श्लोक के बाद में जो सम्यक के भेद और उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया आदि का वर्णन है वह चर्चा हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक ज्यादा जो चर्चा है वो प्रथम, यद्यपि तीनों ही सम्यक की प्रक्रिया अपनी अपनी अलग अलग होती है लेकिन ज्यादा जो वर्णन किया जाता है या मिलता है वो प्रथमोपशम सम्यक का, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक है वो 5 लब्धि पूर्वक होता है और उसके लिए विशेष पात्रताओं की आवश्यकता भी होती है और फिर वो 5 लब्धियां उनका क्या स्वरूप है वो सारी चर्चा इसमें की जाती है। तो कल अपनी प्रायोगिकता लब्धि तक की बात हो गई थी, करण लब्धि से अपने को आज देखना है। बोली रेणु जी। मैम एक तो जो 61 नंबर पेज है उसमें मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 3rd नंबर पैराग्राफ में ना अपूर्वकरण के पहले समय से लगाकर जब तक सम्यक्त मोहनीय मिश्र मोहनीय का पूर्ण काल जिसमें गुण संक्रमण करके मिथ्यात्व को सम्यक्त मोहनीय मिश्र मोहनीय रूप परिणमा लेती है उस काल के अंतिम समय तक गुण श्रेणी निर्जरा गुण संक्रमण स्थिति खंडन अनुभाग खंडन ये 4 आवश्यक होते हैं। और 62 पेज में यहाँ लिखा है कि उपसम सम्यक्त में के मतलब उपसम सम्यक्त का मतलब 4 नंबर लाइन से वहां प्रथम समय में ही द्वितीय अवस्था में रहता हुआ मिथ्यात्व के द्रव्य को स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात विनय गुण संक्रमण का भाग मिलाकर मिथ्यात्व के द्रव्य के 3 भाग मिथ्यात्व सम्यक मोहनी कर देता है। मेरे को ये दोनों सिमिलर मतलब डिफरेंट दोनों का अलग अलग लगा पॉइंट। देखिए इनका प्रश्न समझ में आया? देखा आप लोगों ने? 61 नंबर पेज पे कहा है कि अपूर्वकरण के पहले समय, 3rd पैरे में बीच में 3rd लाइन से पहले समय से लगाकर और सम्यक्त मोहनी मिश्र मोहनी का पूर्ण, ये क्या चीज है? सम्यक्त मोहनी मिश्र मोहनी का पूर्ण काल। इसका क्या मतलब है कि जब करण परिणाम होते हैं, सामान्य स्वरूप कल अपन ने देखा ही था, सामान्य तो स्वरूप, और वो तो सामान्य स्वरूप है, इसके अलावा वो इन करण परिणामों में जो जो आवश्यक होते हैं वो उनका विशेष स्वरूप है। अधः करण में क्या काम होते हैं, अपूर्व करण में क्या काम होते हैं और अनुवृत्ति करण में क्या काम होते हैं, तो वो जो चार चार आवश्यक होते हैं। और जो आवश्यक अधः करण में, अधः करण के 4 आवश्यक कौन से हैं, थोड़ा सा वो भी अपन साथ में लेते हुए फिर इस पे आ जाते हैं, इस पॉइंट पे। अधः करण के 4 आवश्यक कौन से हैं? प्रति समय विशुद्धता की वृद्धि होती है, स्थिति अपसरण बंद होता है और स्थिति सातवां अपसरण बंद होता है। स्थिति मतलब वो घटता देखो है। एक शब्द को इधर उधर करने में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्थिति अपसरण बंद होता है कि स्थिति अपसरण होता है? स्थिति बंध अपसरण होता है। हाँ हाँ।
और साता वेदनी की प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ते हुए बढ़ता है, गुड़, खांड, शर्करा और मिठास की तरफ हो जाता है, और असाता वेदनी की अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता हुआ नींब और कांजीर के समान हो जाता है, विष हलाल के रूप में नहीं बनता। बढ़िया। देखिए, एक तो कल भी मैंने कहा था, किसने बोला था तब, साता वेदनीय की प्रशस्त प्रकृति और असाता वेदनीय की अप्रशस्त प्रकृति। तो जो की शब्द है ना, ये ठीक नहीं है। साता वेदनी अपने आप में प्रशस्त प्रकृति है। असाता वेदनी, साता की प्रशस्त कोई अलग होगी, असाता की प्रशस्त कोई अलग होगी, ऐसा नहीं है। साता वेदनीय आदि, आदि, असाता वेदनीय आदि। अभी ऐसा कोई बहुत बड़ी गलती है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हम सीख ही रहे हैं तो सही क्यों ना सीख लें। फिर वो एक बार जो याद हो गया गलत शब्द, तो वो गलत ही चलता रहेगा, और इसका मतलब ये होगा कि हमको भावासन ही नहीं हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है। तो साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है, चतुस्थानीय हो जाता है। असाता वेदनी आदि अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानीय हो जाता है, वो घट जाता है। ये चार आवश्यक समय समय प्रति अनंत गुणी विशुद्धि, हर समय अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ रही है अध्ययकरण में। फिर स्थिति बंध अपसरण हो रहा है। स्थिति बंध अपसरण का क्या मतलब है? जो नया नया स्थिति बंध हो रहा है, हर अंतर्मूर्त में वो स्थिति पहले अंतर्मूर्त में जितनी स्थिति बंधी थी उससे कम, फिर उससे अगले अंतर्मूर्त में और कम स्थिति, ऐसा करके स्थिति बंध मैक्सिमम तो कितना कम हो चुका है, मतलब उससे यानी उससे अधिक तो होगा ही नहीं। वो कितना हो गया था? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, वो तो प्रायोगिकता लब्धि में ही हो गया। और कल ये जो भी बात चली थी, वो प्रायोगिकता लब्धि में ही जो स्थिति कम हुई है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, तो वो कांडक घात के द्वारा ही हुई है, बिना कांडक घात के नहीं होती। कल भी ये बात बता दी थी, लेकिन वहां पे वो उस कांडक घात को गिनते नहीं है, क्योंकि वो कंफर्म नहीं है ना कि अभी ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इसलिए काम तो वहां पे भी वही होता है, लेकिन अभी क्योंकि उसकी निश्चितता नहीं है, इसलिए उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता है, मुख्य नहीं किया जाता है। तो अध्ययकरण में समय समय अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ रही है, और नवीन जो बंध हो रहा है, ये बात ध्यान रखना है, स्थिति बंध अपसरण और स्थिति कांडक घात, दो शब्द हैं स्थिति से संबंधित। स्थिति कांडक घात कौन से करण में होता है? स्थिति कांडक घात कौन से करण में होता है? पहले में, दूसरे में कि तीसरे में, ऐसे बता दीजिए। दूसरे अपूर्व करण से प्रारंभ हो जाता है। तीसरे में भी होता है, वो अलग बात है, लेकिन कहाँ से होता है ये पूछ रहे हैं, तो प्रारंभ की स्थिति पूछ रहे हैं। अपूर्व करण से प्रारंभ हो जाता है। और ये क्या है? स्थिति बंध अपसरण, ये कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? ये अध्ययकरण से ही। ठीक है। तो ये जो स्थिति बंध अपसरण शब्द को ही अच्छे से समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। स्थिति बंध मतलब नया स्थिति बंध हो रहा है, उसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है। और स्थिति कांडक घात क्या है? कि जो पुरानी स्थिति बंधी हुई है उसका कांडक, कांडक का मतलब है ऐसे जत्था, ग्रुप, ऐसा ग्रुप ग्रुप लेकर उसका घात किया जा रहा है, यानी स्थिति को कम किया जा रहा है। वो स्थिति, तो स्थिति कांडक घात हो रहा है वो सत्ता वाली स्थिति में, और स्थिति बंध अपसरण हो रहा है वो जो नई बंध रही है उसमें कमी आ रही है। कमी दोनों में आ रही है, लेकिन एक सत्ता वाले कर्म में हो रहा है, एक नया बंध रहा है उसमें हो रहा है। तो ये चार आवश्यक अध्ययकरण में होते हैं। फिर चार आवश्यक अपूर्व करण में होते हैं। अपूर्व करण में कौन से चार आवश्यक होते हैं? अपूर्व करण में कौन से चार आवश्यक होते हैं? देखिए, जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, तो एग्जाम में तो अच्छे नंबर आ ही जाएंगे, मतलब जो इतना डिटेल, मतलब ऐसा, लेकिन विषय एक बार अब भी नहीं क्लियर हुआ, विषय आपका रह जाएगा तो फिर रह ही जाएगा। गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन। बढ़िया। ये चार आवश्यक अपूर्व करण में होते हैं, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन, उसको ही स्थिति कांडक घात बोलते हैं, और अनुभाग खंडन, उसी को अनुभाग कांडक घात बोलते हैं।
ठीक है। तो ये अपूर्व करण में गुण श्रेणी निर्जरा होती है। गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब है, निर्जरा तो शब्द समझ में आता है, निर्जरा यानी कर्म झड़ते हैं। निर्जरा कब होती है, कब होती है निर्जरा? बोलिए रेखा अभी। चौथे गुण स्थान से जब सम्यक तो हो जाता है, जीव सम्यक तो प्रारंभ होता है, तो वहां से निर्जरा। अभी ये जो अपूर्व करण है ये कौन से गुण स्थान में है? ये तो गुण स्थान में नहीं, गुण स्थान से आपका पहले की। वचन बाधित हो रहा है। ये तो अभी तो गुण श्रेणी निर्जरा में पहले गुण स्थान, ये अपूर्व करण कौन से गुण स्थान में? ये तो चौथे में है क्या? चौथे गुण स्थान से पहले की स्थिति है, उसके गुण मिथ्यात्व की स्थान दशा। बताइए, पहले की स्थिति मतलब गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात्व पहला गुण स्थान। पहला ही गुण स्थान है ना, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि चौथे में ही होती है? हाँ, पर प्रारंभ हो जाती है, मतलब चौथे से पहले। देखिए मतलब इससे समझ में आ रहा है कि अकेले चौथे में अभी पहुंचा नहीं है। अभी चौथे के चौथा गुण स्थान मान लो महल है, तो उस महल के सामने खड़ा है। सम्यक तो सन्मुख है ये। सम्यक सन्मुख मतलब सम्यक तो रूपी महल के सामने खड़ा है, अंदर नहीं घुसा है। सामने खड़े होने पर निर्जरा प्रारंभ हो रही है। चलो ये तो सामने खड़ा है इसलिए इसकी हो रही है। और किसी की निर्जरा होती है कि नहीं होती है? हमारे हो रही है कि नहीं हो रही है? सबकी हो रही है, हर समय निर्जरा होती है। ततश्च निर्जरा सूत्र था कि प्रति समय कर्म उदय में आते हैं, जब उनका काल पूरा होता है उदय में आते हैं, फल देते हैं, फल देने के बाद निर्जरित हो जाते हैं। तो ये काम तो हर समय हो रहा है। हर समय कर्म जो उदय में आ रहे हैं, उदय में आके वो नष्ट हो रहे हैं, वो उसका नाम निर्जरा ही है। क्या नाम है उस निर्जरा का? उस निर्जरा का क्या नाम है? बोलिए अर्चना जी। सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा। ये हर समय पहली सबके होए नहीं कुछ कर सरे काम तेरा, ये सबके हो रही है। तो हर समय कर्म तो उदय में आके खिल रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है गुण श्रेणी निर्जरा में, कि एक तो हर समय कर्म जो उदय में आके खिलते हैं वो अपने सिस्टम से जितने आने हैं, रूटीन में जितने आने हैं, मान लो 100 उदय में आके खिलने हैं, उदाहरण के लिए अनंत ही आते हैं लेकिन अपन उदाहरण में, तो वो 100 आके खिल रहे हैं। कभी 100 मतलब एक रेंज होती है, मान लो कभी 100 कभी 110, ऐसा 100 से 150 के बीच में मान लो उदय में आ रहे हैं, खिल रहे हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जितने उदय में आ रहे हैं तो गुण श्रेणी बनती है। गुण गुण का मतलब है गुणाकार। पहले समय में जितने कर्म उदय में आके खिल रहे हैं, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुना ज्यादा, तीसरे समय में उससे और असंख्यात गुना ज्यादा, चौथे समय में और उससे असंख्यात गुना ज्यादा उदय में आके नष्ट होंगे। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि कर्म जल्दी खत्म हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं। ज्यादा एक तो कम कम ही उदय में आ रहे थे, और एक ज्यादा ज्यादा एक ही बार में। कहीं जहां 100 आने वाले थे वहां 400, फिर अगले समय में 1600, फिर उसके अगले समय में 6400। मान लो गुणाकार इस तरह से बढ़ता है। अगर अपन असंख्यात का प्रमाण 4 मान लो, तो पहले समय में 100, तो दूसरे समय में असंख्यात गुना यानी 400, तीसरे समय में और असंख्यात गुना, तो 400 का 4 गुना करो 1600, फिर 1600 को 4 गुना करो 6400। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो के वो कर्म उदय में आके खिलते हैं। तो इतने सारे कर्म उदय में आ रहे हैं तो हमें फल भी तो देंगे। तो फल को पहले ही हमने कह दिया है कि पाप प्रकृतियों का फल तो कम 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 हो रहा है, और पुण्य प्रकृतियों का फल है तो वो बढ़ता हुआ आ रहा है, तो आने दो। पुण्य का फल अगर ज्यादा आ रहा है तो क्या दिक्कत है किसी को? तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और पाप प्रकृतियों का अनुभाग वो कम कम हो ही रहा है, तो भले ही परमाणु ज्यादा आ रहे हो, अनुभाग कोई खास ज्यादा उसमें होता नहीं है, और कर्म बहुत सारे जल्दी उदय में आके नष्ट होते हैं। तो बिना उदय में आके ही नष्ट हो जाए तो, कि कोई का सिस्टम ऐसा नहीं है कि बिना उदय में आके वो नष्ट हो जाए, ऐसा कोई मतलब प्रोविजन नहीं है। कर्म आश्रव के द्वार से आते हैं और निर्जरा के द्वार से जाते हैं, और निर्जरा का मतलब है उदय। अब वो फल उसकी अनुभाग शक्ति एकदम लीस्ट कर दो, एकदम बंद कर दो, वो एक अलग बात है, लेकिन वो उदय में आके ही खिलते हैं। तो ये कहलाती है गुण श्रेणी निर्जरा, गुणाकार गुणाकार रूप से। तो एक श्रेणी टाइप से
कर्मों में समझ लो ऐसा कोई फिजिकल नहीं, लेकिन कर्मों में इस तरह से वो सिस्टम बनता है कि वो गुणाकार रूप से अधिक अधिक कर्म उदय में आके निर्जरित होते हैं। तो ये काम अपूर्वकरण से प्रारंभ होता है, और अपूर्वकरण से प्रारंभ होकर कहाँ तक चलता है? अनिवृत्तिकरण में भी चलता है, क्योंकि जो जो आवश्यक चालू हो गए वो फिर आगे वाले करण में भी चलते हैं। जो अधःकरण में चालू हो गए वो अपूर्वकरण में भी है, अनिवृत्तिकरण में भी है। जो अपूर्वकरण में काम चालू हो गया वो अनिवृत्तिकरण में भी चलेगा। तो ये गुण श्रेणी निर्जा अधःकरण में भी है, नहीं अपूर्वकरण में भी है, अनिवृत्तिकरण में भी है, और सम्यक्त होने के बाद में, अनिवृत्तिकरण के बाद क्या होगा? विषय ख्याल में है या नहीं आप लोगों को? मैं यही सोच के मतलब उतनी ही बात बता रही हूँ कि अपन विषय तो पढ़ चुके हैं डिटेल में, और जिनको क्लियरिफिकेशन नहीं हो तो वो अपने 10 लक्षण के समय चली थी क्लासेस, तो थोड़ा वो क्लासेस दोबारा से सुन लें समय निकाल के, ठीक है? भले ही एग्जाम हो जाए, एग्जाम के पास कोई एग्जाम हो जाता है तो आदमी ठप हो जाता है, लेकिन विषय स्पष्ट होना चाहिए, वो वापस सुने, बार बार सुने। अभी संजीव जी के भी मैंने डाले थे, 2-3 प्रवचन इसी संबंध में आ रहे थे, तो उसमें भी यही थी, पर वो अपनी समझ लो और गहराई में चली थी वो, पर वो भी सामान्य जानकारी के लिए अच्छे थे वो। तो अपूर्वकरण में गुण श्रेणी निर्जा प्रारंभ हुई, अनिवृत्तिकरण में चली, और सम्यक तो हो गया अनिवृत्तिकरण के बाद भी। तो भी सम्यक तो का अब काल कितना है? मान लो औपशमिक सम्यक का काल कितना है? इतना अंतर्मुहूर्त है ना, इतना। तो इतने पूरे अंतर्मुहूर्त तक अब वो गुण श्रेणी निर्जा नहीं चलेगी। थोड़ा टाइम यहाँ से सम्यक तो प्रारंभ हुआ, तो यहाँ से सम्यक प्रारंभ हुआ तो थोड़ी देर, उसको बोलते हैं लघु अंतर्मुहूर्त तक, वो गुण श्रेणी निर्जरा बराबर चलती है। और सम्यक का टाइम तो इतना बड़ा है, बाकी समय में फिर गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है। तो अब देखो ये जो इन्होंने जो पूछा है ना 61 पेज पे, अपूर्व करण 61 पेज पे थर्ड पैरा, उसके बीच की तीसरी लाइन है, तीसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन है। देखिए यहाँ ये अपूर्व करण के पहले समय से लगाकर जब तक सम्यक्त मोहनीय मिश्र मोहनीय का पूर्ण काल, जिसमें गुण संक्रमण करके मिथ्यात्व को सम्यक्त मोहनीय मिश्र मोहनीय रूप परिणमा लेती है, उस काल के अंतिम समय तक गुण श्रेणी निर्जरा। ठीक है, ये यहाँ तक छोड़ो अभी इसको। तो जो इसमें साथ ही में गुण संक्रमण भी आ गया, देखिए ये समझ लीजिए ये अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय आया, और यहाँ पे ये ऊपर ये सम्यक का टाइम है ना। तो अनिवृत्तिकरण में कौन से आवश्यक होते हैं? अनिवृत्तिकरण में कौन से आवश्यक होते हैं? बोलिए पद्मा जी। अंतकरण और उपसर्गकरण। बहुत बढ़िया, अंतरकरण और उपशमकरण, ठीक है, ये दो आवश्यक अनिवृत्तिकरण में होते हैं। अंतरकरण के माध्यम से क्या किया कि यहाँ गैप बनाया था, उपरितन स्थिति, मतलब ये अनिवृत्तिकरण का काल पूरा होता है तो ये मिथ्यात्व के परमाणु यहाँ से गायब कर दिए थे, ठीक है ना, ये गैप बनाया था, ये अंतरकरण। और उपशमकरण में क्या किया था कि इसके बाद वाली उपरितन स्थिति वाले जो मिथ्यात्व के निषेध थे उनको सुला दिया था कि उदीर्ण होके नीचे नहीं आ जाए, ये था उपशमकरण। ये दो काम हुए थे। अब इसके बाद में ये जैसे ही अनिवृत्तिकरण का काल पूरा होता है, अनिवृत्तिकरण के काल के पूरा होते ही अब यहाँ मिथ्यात्व का कोई परमाणु है ही नहीं, तो इस सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही सम्यक की प्राप्ति होती है तो एक काम, गुण श्रेणी निर्जरा तो चल ही रही थी, वो चलती है, एक नया काम चालू होता है यहाँ पर आके, गुण संक्रमण। देखो एक अपन ने नियम देखा था कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व में जो अपूर्वकरण होता है उसके 4 आवश्यकों में से गुण संक्रमण वहां नहीं होता है।
किस किस को ध्यान है? एक दो लोग तो गर्दन हिला रहे हैं, 3-4 लोगों को ध्यान है। प्रथमो ये सब नियम है, और जो कुछ आप नए लगता है ना तो लिख लेना चाहिए। भले किताब में लिखा हो, लेकिन अपने हाथ से लिखा हुआ थोड़ा ज्यादा लाभदायक होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय जो अपूर्वकरण होता है, उस अपूर्वकरण में 4 आवश्यक होते हैं, लेकिन अपूर्वकरण कई जगह होता है। 3 करण परिणाम कई जगह होते हैं, तो और सब जगह अपूर्वकरण होता है, वहां पर तो ये गुण संक्रमण होता है। लेकिन प्रथमोपशम सम्यक्त्व के टाइम पर जो अपूर्वकरण हो रहा है, उस अपूर्वकरण वाले टाइम में गुण संक्रमण नहीं होता। तो फिर कब होता है? कि जब ये अपूर्वकरण का काल पूरा हो गया, अनिवृत्तिकरण का काल पूरा हो गया, और जब प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्रकट हो गया, उस समय ये गुण संक्रमण वहां पर होता है। इसलिए निषेध किया कि अपूर्वकरण में नहीं होता। समझ में आ रही बात? नियम क्या दिया था? प्रथमोपशम सम्यक्त्व में जो अपूर्वकरण होता है, उसमें गुण संक्रमण नहीं होता। तो गुण संक्रमण उसमें नहीं होता, क्योंकि उतनी देर वो जो अपूर्वकरण का टाइम है प्रथमोपशम सम्यक्त्व से पहले, उस समय ये काम वहां पर नहीं होता। ये गुण संक्रमण क्या चीज है? देखिए, जब भी कर्णानुयोग में ज्यादातर 99% गुण शब्द आता है ना, द्रव्यानुयोग में गुण शब्द का अर्थ क्या होता है? द्रव्यानुयोग में गुण शब्द का अर्थ है जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए, द्रव्य की विशेषताएं, द्रव्य गुण पर्याय वाला गुण। कर्णानुयोग में गुण शब्द का क्या अर्थ होता है? कर्णानुयोग में गुण शब्द का अर्थ होता है गुणा। ठीक है, 99%, कहीं कहीं कुछ अलग उस हिसाब से हो तो देखना। अभी जैसे हमने गुण श्रेणी निर्जरा पढ़ा था, तो वहां गुण का क्या अर्थ है? द्रव्य के गुण, वो वाला गुण नहीं, गुणों की निर्जरा नहीं हो जाती है, गुणाकार रूप से निर्जरा। ऐसे ही गुण संक्रमण, तो एक गुण दूसरे गुण रूप बदल जाता है, गुणों का संक्रमण, संक्रमण का मतलब तो बदलना होता है। तो एक गुण दूसरे गुण रूप बदल जाता है, कि फिर हमारे गुरु लघुत्व गुण का क्या होगा? कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं बदलता। तो यहाँ गुण का अर्थ क्या है? गुणा। गुणाकार रूप से संक्रमण, संक्रमण का मतलब है बदलना, कि एक प्रकृति अन्य अपनी सजातीय प्रकृति रूप जो बदलती है, उसको कहते हैं संक्रमण। संक्रमण सजातीय प्रकृतियों में ही होता है। ठीक है ना? ज्ञानावरण की ज्ञानावरण में, दर्शनावरण की दर्शनावरण में, इनमें आपस में चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन मोहनीय में, दर्शन मोहनी की प्रकृति चारित्र मोहनी में नहीं बदलती है, चारित्र मोहनी की दर्शन मोहनी में नहीं बदलती है, और चारों आयु भी आपस में नहीं बदलती है, वो उसका अपवाद है। तो यहाँ पर अभी अपूर्वकरण में तो गुण संक्रमण, क्योंकि कोई प्रकृति ऐसी थी नहीं, ऐसा कुछ था नहीं कि बदले। अब जब सम्यक्त हो जाता है तो क्या होता है कि जो एक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति थी दर्शन मोहनी की, दर्शन मोहनी की थी मिथ्यात्व। ठीक है, अब ये जो मिथ्यात्व प्रकृति है, ये सम्यक्त होते ही पहले समय से लेके एक लघु अंतर्मुख तक ये बदलना चालू होती है। अभी तो यहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं है, सत्ता में तो मिथ्यात्व है, या ये समझ लीजिए ये तो उदय है, और इधर सत्ता चल रही है। सत्ता में स्टॉक में है कि नहीं है मिथ्यात्व? जिस समय प्रथमोपशम सम्यक्त्व जीव को है, उस समय उसके पास स्टॉक में मिथ्यात्व कर्म है या नहीं है? है। तो ये सत्ता वाली जो मिथ्यात्व प्रकृति है, वो क्या होता है? सम्यक्त्व के प्रभाव से गुणाकार रूप से किस किस में परिवर्तित होती है? इसका, जिसे हम बोलते हैं मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, वो जो 3 टुकड़े हैं वो हमारा शब्द है। शास्त्र का शब्द क्या है? वो गुण संक्रमण होता है। इस मिथ्यात्व प्रकृति का गुण संक्रमण होता है। वो मिथ्यात्व प्रकृति संक्रमित होती है सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति में। ठीक है, तो उसमें से अधिक द्रव्य तो रहता है मिथ्यात्व के पास, और थोड़ा द्रव्य जाता है सम्यक मिथ्यात्व के पास, और जो चूरा चूरा बचा खुचा हीन अनुभाग वाला है वो होता है सम्यक्त प्रकृति। तो ये यही काम जो होता है, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होने का जो काम है, उसी को कहते हैं गुण संक्रमण। और उसके लिए यहाँ क्या शब्द दिया है देखिए वापस से, वही तीसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन, अपूर्वकरण के पहले समय से लगाकर जब तक सम्यक्त मोहनी मिश्र मोहनी का पूर्ण काल। तो ये जो काम चालू हुआ,
ये जो काम चालू हुआ ना फर्स्ट, जैसे ही सम्यक्त प्रारंभ हुआ, पहले समय से ये काम चालू हुआ कि मिथ्यात्व प्रकृति ऐसा दोनों को द्रव्य दे रही है, सम्यक प्रकृति को सम्यक मिथ्यात्व को, ऐसा बटना चालू हुआ उसके टुकड़े, अंतर्मूर्त में काम पूरा होता है। तो जब तक ये जो मिश्र प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति, जब तक ये बन नहीं जाए, पूर्ण काल मतलब वो पूर्ण रूप से कंप्लीट, ये द्रव्य दे रहा है तो द्रव्य दे के भी प्रोसेसिंग चल रही है, तो उनका पूर्ण काल मतलब कि जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाए। तो सम्यक्त मोहनीय और मिश्र मोहनीय का पूर्ण काल, अब ये पूर्ण काल क्या है उसको यह बता रहे हैं कि जिसमें गुण संक्रमण करके मिथ्यात्व को सम्यक्त मोहनीय और मिश्र मोहनीय रूप परिणमा लेती है। ये पूर्ण काल का मतलब क्या है कि ये जो काम हो रहा है उसमें ये मिथ्यात्व प्रकृति गुण संक्रमण करके मिथ्यात्व को सम्यक मोहनीय और मिश्र मोहनीय रूप परिणमा लेती है, उस रूप वो कन्वर्ट करती है, संक्रमित करती है। तो जब तक ये काम चल रहा है ना, गुण श्रेणी निर्जरा कब तक होगी? अपूर्वकरण में हुई, अनिवृत्तिकरण में हुई, और सम्यक तो होने के बाद कब तक होगी? कि जब तक ये काम पूरा नहीं हो रहा, ये पूर्ण काल गुण संक्रमण, जब तक ये 3 टुकड़े पूरे नहीं कंप्लीट हो रहे, इनका जो भी प्रोसेसिंग है, तब तक ये गुण श्रेणी निर्जरा चलेगी। और जैसे ही ये पूर्ण काल हुआ, ये 3 टुकड़े हो गए बराबर, ये 3 बन गए, फिर ये गुण श्रेणी निर्जरा फिर नहीं होगी। फिर से पढ़ते हैं। अपूर्वकरण के पहले मतलब मैं फिर से क्यों पढ़ रही हूँ कि आप लोग ये चेक कर लें, आप लोगों को समझ में आई कि नहीं बात, जो हमने समझा वही यहाँ लिखा है। अपूर्वकरण के पहले समय से लगाकर जब तक सम्यक्त मोहनीय मिश्र मोहनीय का पूर्ण काल, जिसमें गुण संक्रमण करके मिथ्यात्व को सम्यक मोहनीय मिश्र मोहनीय रूप परिणमा लेती है, उस काल के अंतिम समय तक गुण श्रेणी निर्जरा, ठीक है। और गुण संक्रमण, वो संक्रमण तो है ही, वो संक्रमण तब तक चल ही रहा है, वो पूरा होगा तभी तो, उसी के बेसिस पे तो अपन टाइम निकाल रहे हैं कि तब तक ये गुण श्रेणी निर्जरा चलेगी। तो तब तक गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण और स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन, ये 4 आवश्यक तब तक होते हैं, ठीक है। ये यहाँ की बात समझ में आ गई। अब आगे पीछे देखिए, मतलब आगे 61 नंबर पेज पे, 61 नहीं 62 नंबर पेज पे जो उपशम सम्यक का हेडिंग डला है, वहां उसमें भी तीसरे चौथी लाइन से, वहां प्रथम समय में ही, या ऊपर से ही पढ़ते हैं, यहाँ यह कहना चाहते हैं कि अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में दर्शन मोहनीय तथा अनंतानुबंधी चतुष्क प्रकृतियों के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग का सब प्रकार से उदय होने की अयोग्यता रूप उपशम होने से तत्वार्थों के श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक दर्शन को पाकर औपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। वहां प्रथम समय में ही द्वितीय अवस्था में रहता हुआ मिथ्यात्व के द्रव्य को स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात बिना ही गुण संक्रमण का भाग मिलाकर मिथ्यात्व के द्रव्य के 3 भाग मिथ्यात्व सम्यक मोहनीय कर देता है। क्या हुआ? ये सारे हाथ क्यों खड़ा हो गए? हाँ, मैं ये पूछ रही थी, अभी जो आपने ये सारा बताया, तो जैसे ये अपूर्वकरण से कार्य शुरू हो गया गुण श्रेणी निर्जरा और गुण, तो जैसे ही मतलब प्रथमोपशम सम्यक तो होगा, तो उस टाइम पर फिर ये रुक जाएगा गुण श्रेणी निर्जरा होना। बताया ना, कब 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 रुकेगी? प्रथमोपशम सम्यक तो होते ही नहीं रुकेगी। ये प्रथमोपशम सम्यक तो यहाँ हो गया है ना, प्रथमोपशम सम्यक तो यहाँ हो गया इस जगह पे, ये यहाँ तक चलेगी। ये पूरा टाइम प्रथमोपशम सम्यक का है, यहाँ तक का। तो यहाँ से शुरू हुआ था तो गुण श्रेणी निर्जरा भी चल रही थी, जब तक ये पूर्ण काल नहीं होगा ना मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो रहे, तब तक गुण श्रेणी निर्जरा चलेगी। और गुण संक्रमण तो चल ही रहा है, गुण संक्रमण के द्वारा ही वो कन्वर्ट हो रही है मिथ्यात्व मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में, ठीक है।
मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे दोनों मिश्र मौनी और सम्यक्त मौनी हो जाती है, तो मिथ्यात्व खत्म हो जाता है। नहीं, खत्म नहीं होता है। तीन सब होते हैं ना, रहता है। मिथ्यात्व थोड़ा थोड़ा समान, थोड़ा थोड़ा बांट देता है। अच्छा, पार्ट रह रहा है लेकिन वो। हाँ, मिथ्यात्व तो रहता ही है, मिथ्यात्व खत्म नहीं होता है। मिथ्यात्व भी रहता है, वो मैंने बताया भी था शायद आपको, कि वो हाँ, मिथ्यात्व है खत्म। सर्वघाती प्रकृति। और वो सर्वघाती में से ही कुछ, उसमें लड्डू का उदाहरण भी दिया था। और हाँ, यानी कुछ जो इसके वो पार्ट थे, ये इस तरह से लता, दारू, अस्थि और शैल, है ना। और सर्वघाती प्रकृतियों का होता है, ये है शैल, ये अस्थि, ये दारू और ये लता। तो सर्वघाती प्रकृतियां कितने में कौन सा अनुभाग होता है, कि शैल का पूरा, अस्थि का पूरा और दारू का बहुभाग। हाँ, दारू का बहुभाग। तो अभी तक मिथ्यात्व में ये अनुभाग था, मिथ्यात्व सर्वघाती है, तो मिथ्यात्व में ये अनुभाग था। अब क्या होता है कि ये संक्रमण होता है ना, तो ये संक्रमण होके कुछ तो यही वाले रहते हैं, और कुछ उसमें से ही निकल के लता रूप और ये दारू का जो ये एक भाग बचा है, इस रूप। तो मिश्र प्रकृति का अनुभाग होता है अकेला ये दारू के कुछ भाग रूप, मिश्र में इतना अनुभाग होता है। और सम्यक प्रकृति में वो देशघाती है, तो लता और दारू का एक भाग। ये तो ध्यान है। हाँ। सर्वघाती प्रकृतियों में तो ये तीन तरह के अनुभाग होते हैं। देशघाती प्रकृति में अकेले लता और दारू का एक भाग, इस तरह का अनुभाग होता है। तो सम्यक प्रकृति कौन सी प्रकृति है, सर्वघाती है कि देशघाती है? देश का। देशघाती है, तो सम्यक प्रकृति में तो ये अनुभाग आ जाता है। और जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, उसमें केवल दारू का एक भाग जैसा दारू का भाग रहता है। और मिथ्यात्व में शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग रूप मिथ्यात्व तो रहती ही है, थोड़ा थोड़ा सा वो कुछ कुछ द्रव्य से उन दोनों को भी उत्पन्न करती है, उसको यहाँ पे गुण संक्रमण का। ये बोल रही थी कि ये जो पूर्व करण से चालू होकर और अनुवृत्तिकरण पूरा हो गया, उसके बाद तक ये प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूस। जब तक औपशमिक सम्यक्त्व की शुरुआत होकर थोड़ा सा भाग रहता है, तब तक ये चारों आवश्यक होते रहते हैं एक साथ। हाँ, औपशमिक सम्यक्त्व का होने के शुरुआत बाद भी एक छोटे अंतर- अंतर्मुख तक ये काम चलता रहता है। जब तक देखो, ये ये सब काम प्रोसेस नहीं पूरा होता। एक्चुअल में ये काम होता किससे है, ये जो भी आवश्यक हो रहे हैं ना, ये आवश्यक किस कारण से हो रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे, जीव की विशुद्धि, विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्ध परिणाम। ये विशुद्धि के कारण ही तो कर्मों में इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है, कि जीव की विशुद्धि। तो करण परिणामों में विशुद्धि एक्सट्रीम है। करण का नाम ही है, जीव के विशुद्ध परिणामों का नाम करण परिणाम है। तो जीव की विशुद्धि बहुत है वहां पर। और जब जब विशुद्धि कब तक मेंटेन रहती है, ये कि ये यहाँ तक विशुद्धि मेंटेन है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में विशुद्धि कम होने, ये बंद क्यों हो गए आवश्यक, ये आवश्यक इसके बाद पूरे सम्यक के काल में क्यों नहीं चले, कि विशुद्धि कम होती है। एक लेवल होता है, एक लेवल होता है, ऐसा नहीं है कि विशुद्धि विशुद्धि, वो एक लेवल के बाद जाके डाउन होती है। तो ये सम्यक तो हो गया, थक गया जीव, फिर भी यहाँ तक भी चली, फिर क्या होता है, थोड़ा सा डाउन होता है, वो विशुद्धि थोड़ी मंद होती है। जितनी विशुद्धि अभी यहाँ करण परिणामों में और ये प्रथम अंतर्मूर्त में है, आगे के समय में उतनी विशुद्धि नहीं है। सम्यक के काल में भी, ये पूरा औपशमिक सम्यक का काल यहाँ से यहाँ तक का चल रहा है, लेकिन ये विशुद्धि जो प्रारंभ में है या करण के समय में है, वो विशुद्धि वहां पे अब कम हो गई है। उसमें लिखा है एक जगह कि थोड़ा ठहर कर, ऐसे लिखा उसमें वो तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना और दर्शन मोह के क्षय के बीच में वहां। हाँ, तो वो सिचुएशन तो यहीं से होकर गुजर रही है ना, इसके हाँ, आगे से। क्योंकि वो थक जाता है, तो वो एक बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, इतना पुरुषार्थ किया, फिर वो विशुद्धि थोड़ी कम होती है, तो अंतर्मुख का गैप पड़ता है, फिर से वो विशुद्धि बढ़ा है, तो दर्शन मोह का क्षय करता है। ऐसा देखिए, अब ये जो आगे पढ़ा है ना अपन ने 62 पेज पे,
ऐसा लग रहा है कि पीछे तो ये कहा था कि यहाँ ही तक ये आवश्यक होते हैं, है ना। वहां तो लिखा है चारों आवश्यक होते हैं, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात बिना ही, यहाँ उसके बिना लिखा है। तो एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, अलग अलग बात है, ठीक है। मैंने इसलिए ऊपर से पढ़ा उसको। अभी यहाँ से पढ़ते हैं फिर से। वहां प्रथम समय में ही 62 पेज पे तीसरा पैरा जहाँ उपशम सम्यक हेडिंग दिया है उसमें चौथी लाइन, वहां प्रथम समय में ही, एक लाइन को इधर भी देखिए। प्रथम समय में ही, प्रथम समय मतलब किसका प्रथम समय? ये सम्यक्त्व का। ऊपर क्या कहा था कि सम्यक दर्शन को पाकर औपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। इससे पहले वाली लाइन में ये कहा। आप लोग पकड़ तो पाते हैं ना, मैं कहाँ दिखा रही हूँ आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। इससे पहले वाले शब्द क्या थे कि सम्यक दर्शन को पाकर औपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। अब ये औपशमिक सम्यक दृष्टि यहाँ हो गया। अब इधर देखिए बोर्ड पे, ये औपशमिक सम्यक दृष्टि हो गया यहाँ। उसके बाद में वहां प्रथम समय में ही, ये पहले समय, औपशमिक सम्यक के पहले समय में ही, द्वितीय अवस्था में रहता हुआ मिथ्यात्व। द्वितीय अवस्था कौन सी है? ये द्वितीय अवस्था है, ये जो सत्ता, ये जो यहाँ सत्ता में उपरीतन स्थिति में भी और इधर भी इसी समय में भी जो सत्ता में मिथ्यात्व है ना। द्वितीय अवस्था में रहता हुआ मिथ्यात्व के द्रव्य को, जो द्वितीय अवस्था का मतलब है जो उपरीतन स्थिति में भी मिथ्यात्व है और यहाँ पर भी अभी सत्ता में मिथ्यात्व है। इस समय भी, जिस समय औपशमिक सम्यक दृष्टि हुआ है उसी समय उसके सत्ता में मिथ्यात्व कर्म है, वो द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था में रहता हुआ मिथ्यात्व के द्रव्य को, रहता हुआ कहो, रहा हुआ कहो, थोड़ा क्या है वो ढूंढारी से अनुवाद होने में थोड़े शब्दों का भी ऐसा हो जाता है भाषा में भी, कि अपने को थोड़ा कंफ्यूजन सा लगता है। मिथ्यात्व के द्रव्य को, अब ये जो सत्ता में जो मिथ्यात्व है ना, उसको स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात बिना ही, इसके बिना ही गुण संक्रमण का भाग मिलाकर, गुण संक्रमण एक्चुअल में ये जो संक्रमण है, ये जो संक्रमणों के नाम है, 5 प्रकार के संक्रमण होते हैं, ठीक है ना। एक उद्वेलना संक्रमण, अधः प्रवृत्ति संक्रमण, विध्यात संक्रमण, गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण, ऐसे 5 प्रकार के संक्रमण होते हैं। तो संक्रमण का मतलब तो बदलना ही है। फिर 5 प्रकार क्या है कि कितना परसेंटेज दिया जा रहा है, उस आधार पर वो संक्रमणों के नाम अलग अलग हैं। कितना द्रव्य हम संक्रमित कर रहे हैं वो परसेंटेज है, तो उसको बोलते हैं भागहार। हम परसेंटेज बोल रहे हैं अपनी भाषा में, कि कितना भागार, संख्यात भाग देना है, असंख्यात भाग देना है, कि कितना भाग देना है, वो उसमें डिफरेंस होता है। तो वो यहाँ दिया है कि गुण संक्रमण का भाग, कि गुण संक्रमण में जितना परसेंटेज अपने को देना है उतने परसेंट से वो मिथ्यात्व के 3 भाग, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनी कर देता है। अब मैं अपनी भाषा में बता देती हूँ इस बात को पूरा। क्या कह रहे हैं कि जो जिस समय ये सम्यक दर्शन हुआ पहले समय में ही, तो जो सत्ता में रखा हुआ मिथ्यात्व है उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है, ठीक है। कैसे करता है कि गुण संक्रमण के द्वारा, और गुण संक्रमण में जितना जितना उसको डिवीजन देना है, जितना जितना भागाहार उसका है, जितना परसेंटेज देना है, उस परसेंटेज के आधार पर वो करता है। और ये जो काम कर रहा है मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करने के, उसमें कोई स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, वो काम उस इसके लिए नहीं होता है। समझ में आ रहा है रेणु जी? वो और कर्मों में और जगह, मतलब और जो चल रहा था ना स्थिति कांडक अनुभाग कांडक, वो तो अपने तरफ से चल रहा है, लेकिन ये जो मिथ्यात्व के टुकड़े हो रहे हैं, इस मिथ्यात्व के टुकड़े होने के लिए स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक घात करने की जरूरत नहीं है। वो गुण संक्रमण के द्वारा ये काम यहाँ पर हो रहा है। तो वहां प्रथम समय में ही द्वितीय अवस्था में रहता हुआ मिथ्यात्व के द्रव्य को स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात बिना ही गुण संक्रमण का भाग मिलाकर मिथ्यात्व के द्रव्य के 3 भाग, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनीय कर देता है। ठीक है, बोलिए। मैम ये बात तो समझ में आ गई,
लेकिन एक तो पहले जो अपूर्वकरण के जो आवश्यक थे उसमें था कि इसमें गुण संक्रमण यहाँ से नहीं होता है। तो यहाँ अपने शास्त्र जी में लिखा, एक बार मैं पूरी बात बोल देती हूँ जो मेरे को डाउट है। हाँ जो हाँ अपने बोलिए। जो शास्त्र में जो में लिखा है कि अपूर्वकरण के प्रथम समय से ही, मतलब अपूर्वकरण से ही शुरू हो रहा है ये काम। अब कहाँ? जो 61 पेज में लिखा है, हाँ जो 61 पेज में लिखा है ना, अपूर्वकरण के पहले समय हाँ से लगाकर, तो हाँ हाँ अपूर्वकरण में तो एक गुण संक्रमण शुरू नहीं हो, गुण संक्रमण नहीं हो रहा है अपने जो प्रथमोपसम सम्यक के समय। और दूसरी बात है कि जो अनिवृत्तिकरण के जब यह प्रथमोपसम सम्यक तो होता है, तब नीचे के सारे जो निषेक है वो तो खत्म हो जाते हैं कर्मों के। तो ऊपर में जो फिर वो गुण श्रेणी निर्जरा या जो स्थिति कांडक घात, तो वो तो फिर उस समय नहीं होंगे। मतलब जो पहले मेरे को जो ध्यान में है कि आपने कहा कि जो जो सम्यक्त का समय है उस समय सत्ता में तो है, लेकिन उस समय जो ऊपर के जो उपसमित हो गए क्रम कर्म और नीचे के सारे निर्जरित हो गए, तो फिर वो मतलब जो गुण श्रेणी निर्जरा या स्थिति कांडघात फिर कौन से कर्मों का हो रहा है। और भी मेरे 3-4 क्वेश्चन है मैम। एक तो ये वाली चीज है, पहले इसका एक मिनट। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं अपूर्वकरण के प्रथम समय, तो वो प्रथम समय से लगाकर इसमें क्या था आपका प्रश्न? प्रथम समय से मतलब लगा। अपने अपूर्वकरण में जो 4 आवश्यक थे ना, हम्म। अपूर्वकरण में गुण तो श्रेणी प्रथम निर्जरा। समय से गुण संक्रमण नहीं कह रहे हैं, हाँ प्रथम समय लिख से लगाकर ये गुण श्रेणी निर्जरा। अब ये समझ लो सामान्य कथन है कि उसके अंतिम, यहाँ जो चारों आवश्यक, ठीक है समझ गई मैं। आप ये पूछ रहे हैं कि वहां तो हम गुण संक्रमण का निषेध कर रहे हैं, अपूर्वकरण में गुण संक्रमण नहीं होता, और यहाँ कह दिया कि अपूर्वकरण के पहले समय से लगाकर 4 आवश्यक होते हैं। तो ये सामान्य कथन है, वो कॉमन रूप से चारों को कह दिया है। और विशेष कथन में हमने ये समझा है कि प्रथमोपशम सम्यक के अपूर्वकरण में तब गुण संक्रमण नहीं होता, वो जब सम्यक तो हो जाता है उसके पहले समय से फिर वो गुण संक्रमण प्रारंभ होता है। ये सामान्य कथन में सामान्य बात लिख दी है, ठीक है। और वो जो स्थिति कांडघात और गुण श्रेणी निर्जरा जो हो रही है ऊपर तक, वो फिर किन कर्मों की हो रही है? देखो, ये जो स्थिति कांडक घात और ये गुण श्रेणी निर्जरा, ये सातों कर्मों में होती है। तो और भी तो कर्म है, अकेला मिथ्यात्व को हमने यहाँ सेटिंग किया है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनी, आयु, आयु नहीं, 7 कर्मों को लेना है। नाम, गोत्र, ये जो भी कर्म है सब में बनती है, सबकी निर्जरा होती है। तो सम्यक जब सम्यक हुआ उस समय सब कर्म उपसमित नहीं हुए, मतलब और कर्म तो चालू ही है बंधने। हाँ, सारे कर्म थोड़ा ना उपशमित होते हैं, केवल दर्शन, हाँ मोहनी और अनंतानुबंधी का उपशम हुआ है। हाँ, वही बाकी तो मेरे को। सबका तो है ही, सारे ही उपशमित हो जाएंगे तो फिर तो भगवान बन जाएगा, एक भी कर्म का उदय नहीं रहेगा, अच्छा मैम, ऐसा हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि जब क्षयोपसम लब्धि होती है हमें प्राप्त, तभी भी जो कर्म सत्ता में थे वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह जाते हैं, तो वो भी तो मतलब उनका भी तो शिवक्षम खंडन लब्धि हो। में अंतः कोड़ा कोड़ी नहीं हो रहे हैं, प्रायोगिक हाँ, लब्धि में हो रहे हैं। नहीं इसमें लिखा हुआ है मैम, देखिए यहाँ शिवक्षम पे। में तो ज्ञानावर्णादि कर्मों की जो ये लिखा है, देखो, प्रशस्त मैं प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ आ रहा है, वहां नहीं नहीं, स्थिति नहीं है। 1 मिनट में मैं बताती हूँ। क्षयोपसम लब्धि में ना यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस काल में ऐसा योग आ मिले जब 8 कर्मों में से ज्ञानावर्ण आदि कर्मों की समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति प्रति समय अनंत गुणी घटती हुई आगे क्रम से उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोपसम लब्धि कही जाती है, ये वाला। अनुभाग की बात है, ये अनुभाग की बात है, आप स्थिति तो बोल रहे हो। स्थिति रहती है अंतः कोड़ा कुड़ी सागर, वो तो है स्थिति, और वो भी यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ शब्द ही नहीं आया। यहाँ तो कह रहे हैं उनका अनुभाग, उनकी फल देने अनुभाग की घट रहा है। शक्ति। हाँ, तो अनुभाग घट रहा है ना। अनुभाग अगर कम नहीं होगा, ज्ञानावरण का तीव्र उदय होगा, तो विचार क्या करेगा? तत्व विचार तो करेगा, सबसे पहले क्षयोपशम तो हो, उतना ज्ञानावर्ण वर्णादि कर्मों का अनुभाग मंद पड़े तो बुद्धि खुले, तो कुछ सोच समझ सके। फिर मतलब कषायों की मंदता हो तो फिर उसके भाव बने कुछ, इसलिए विशुद्धि लब्धि है। प्रायोगिक लब्धि में ही जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है उनका खंडन होगा, प्रायोगिक लब्धि के पहले नहीं होगा वो। नहीं,
यहाँ तो अनुभाग कम पड़ रहा है, वो जो स्थिति वगैरह कम होनी है वो प्रायोग्य लब्धि में होनी है। यहाँ तो अच्छा अनुभाग तो ऐसे भी कम, अनुभाग कम पड़ता है, तभी तो हमको अभी हम ये पढ़ रहे हैं और अभी हमको समझ में आ रहा है। ऐसा होता है किसी दिन समझ में आता है, किसी दिन नहीं आता है। तो क्यों होता है कि अगर कर्म के निमित्त की तरफ से कहें तो, कि किसी दिन कर्म का ऐसे नहीं डाल देना कि अब समझ नहीं आया तो आज मेरे उदय तीव्र है। कमी तो अपने पुरुषार्थ की रहती है, और समझ लो हमने उपयोग कहीं और भटका रखा है, कोई कषाय तीव्र चल रही हूँ अंदर, वो बात है। लेकिन वो अगर कषाय तीव्र होती है तो साथ में ही ज्ञानावरण आदि का उदय भी वो अधिक हो जाता है। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ उनका दोनों का कनेक्शन है। कषाय मंद होती है तो क्षयोक्षम बढ़ता है, और कषाय आप लड़ झगड़ के आके बैठो एकदम से और अंदर वो कषाय चल रही हो तो नहीं समझ आता है। और अपने शांति है, पारिवारिक सामाजिक समझ लो कैसे भी, तो फिर उपयोग शांत है तो अपने आप ही सूक्ष्म भी उस हिसाब से चलता है, तो समझ में भी आता है। मैम 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पूछ लेती हूँ। एक तो ये है कि जैसे ये तिर्यंच में मतलब अगर जो सम्यक्त के साथ जा रहा है भोग भूमि या कर्म भूमि में, तो क्षायिक सम्यक्त के साथ ही जाएगा, क्षयोपसम सम्यक्त के साथ नहीं जाएगा ना? तो जो ये भूमि या कर्म भूमि नहीं है, नहीं सम्यक। सॉरी, हाँ, ये सम्यक के यदि साथ यदि मनुष्य पहले तिर्यंच जाएगा तो भोग भूमि में ही जाएगा और शायिक सम्यक दृष्टि ही जाएगा। क्षयोपसम सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा। नहीं, और और सम्यक के एक साथ मैम नरक जो में भी ये जो जाएगा तो शायिक सम्यक दृष्टि ही जाएगा। सम्यक के साथ हाँ साथ लेकर मतलब तो शायिक सम्यक ये दृष्टि ही जाएगा। सम्यक्त का ऐसा प्रभाव में जो पॉइंट है ना बहुत सारे उसके वनस्पित कह रही हूँ मैं 75 पेज में। और एक है ना मैम जो प्रायोग्य लब्धि में जो 4 आवश्यक हो रहे हैं, तो वो आगे कंटिन्यू इसमें भी रहेंगे क्या? जो सॉरी करण लब्धि में जो हो रहे हैं ना अदय रहेंगे। प्रवत्करण और अतिकरण रहेंगे, लेकिन वो काउंट में 8 बोला जाएगा कि 4 बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा उनको? क्वेश्चन अगर आता है कि वो अपने बोलने की अपेक्षा है, अपने जैसे क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन क्लियर आता करके है ही आएगा कि कितने आवश्यक प्रारंभ, क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसा आएगा कि अपूर्व करण में कौन से आवश्यक, कितने आवश्यक होते हैं ऐसा नहीं, अपूर्व करण में कौन से आवश्यक प्रारंभ होते हैं, या इस तरह से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 8 पूछना चाह रहे हैं कि 4 पूछना चाह रहे हैं। घुमा के कितने दे देते आवश्यक हो और ना। अपूर्व करण में प्रारंभ होते हैं तो फिर आप कैसे क्या कहोगे, 4 कहोगे नहीं कि 8? अनिवृत्तिकरण के लिए तो जैसे आ गया तो उसमें भी ऐसे है, आपको प्रश्न जहां तक है अब वो आप खुद ही नहीं समझ पाओ तो बात अलग है, मेरी तरफ से मैं मतलब साफ साफ उसको करके ही दूंगी, ठीक है ना। थैंक यू मैम, थैंक अभी यू तो मैम। अपने कहने की अपेक्षा है, हम उसको 8 भी, वैसे हम उसको 8 भी कह सकते हैं। टोटल कितने हो रहे हैं अपूर्वकरण में? 8 आवश्यक हो रहे हैं, 4 अध्ययकरण वाले, 4 अपूर्वकरण वाले। लेकिन और नए गिनाने हो तो हम 4 ही कहेंगे कि उसमें 4 आवश्यक नए होते हैं। तो कथन की अपेक्षा है, कैसे हम कथन कर रहे हैं उस अपेक्षा से। थैंक यू। अभी देखिए अपनी काफी तो चर्चा हो गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली इनके प्रश्न का ही जवाब हुआ है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा शुरू से भी लिया कि वो आवश्यकों की चर्चा और ये सब इसमें लगभग हो गई है। अब शिवोपम सम्यक के संबंध में और शायिक सम्यक्त के संबंध में देखिए, ये तो अब अपना ये जो भी महिमा वाले हैं कि कैसा देवों का वैभव होता है और कैसा मनुष्य होता है, ये तो सब सरल ही है, ये तो एक बार भी पढ़ते हैं तो बहुत है आप अपने को। तो बाकी अभी जो थोड़ा सा रह गया है अपना, वो अपन कल कर लेंगे, भी कल का दिन और है अपने पास में। आप लोग ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर आप पढ़ के आए हैं तो रिवीजन आपको समझ में आएगा, और पढ़ के नहीं आए हैं तो नहीं समझ में आएगा। तो पढ़ना तो आवश्यक है, ये विषय है ही ऐसा, एक बार में रटा जाए कि याद हो जाए ऐसा नहीं है, बार बार में सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे। आपस में जो आप आपस में एक दूसरे को जानते हो, तो फोन पे भी घर जाना आना पॉसिबल नहीं होता है, तो फोन पे एक दूसरे को बता दीजिए, पढ़ा दीजिए, भले उसको आता हो। लेकिन अपन अपने मुंह से बोलते हैं ना तो हमको याद हो जाता है, हमारा विषय स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसा थोड़ा टाइम सेट करके
कि तुम मुझे पढ़ा दो, मैं तुम्हें पढ़ा दूं, और उसकी कोई गलती हो तो पकड़ में आ जाए, आपकी कोई गलती हो तो पकड़ में आ जाए, विषय स्पष्ट हो जाए, और कोई कंफ्यूजन रह जाए तो फिर कल पूछ लीजिए। तो ऐसे से तो होंगे ही, कोई अकेला तो सिंगल तो कोई होगा नहीं, कोई ना कोई के दो तो होंगे ही आप लोग जानकार, ऐसा तो होगा ही। तो ऐसा करके थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए विषय को, तो समझ में आ जाएगा। अब अभी समय भी हो ही गया अपना। फिर कल अपन उपशम सम्यक और शायिक सम्यक के संबंध में, ये लगभग पूरा हो ही गया है उपशम सम्यक का। और इसके बाद में ये जो वो 35 नंबर का जो श्लोक है, उसमें भी थोड़े से जो पॉइंट्स हैं उसकी चर्चा, और वो सुनूंगी मैं आपसे। बंध विच्छुत्ति, पहले गुणस्थान की और दूसरे गुणस्थान की 16 और 25 प्रकृति, ठीक है ना, वो भी बराबर याद रखिए। ऐसा कुछ कंफ्यूज है मुझे कि अनिवृत्तिकरण में मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं, अब आज पता चल रहा है कि अनिवृत्तिकरण में नहीं होते मिथ्यात्व के टुकड़े, करण में शुरू हो जाते हैं। सम्यक तो होने पर होते हैं मिथ्यात्व के टुकड़े। संक्रमण में मिथ्यात्व की प्रकृति के 3 टुकड़े होते हैं। आपकी आवाज, आप थोड़ा हिलिए मत और एक जगह स्थिर रह के बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। अभी पहले हमने सुना हुआ था कि लास्ट में होते हैं मिथ्यात्व के 3 टुकड़े, और आज ये लगा कि मिथ्यात्व के टुकड़े अपूर्व करण में गुण संक्रमण के समय ही हो जाते हैं। नहीं, आपने क्या समझ लिया पूरी क्लास का? हाँ, यही तो मैं समझ रही आपको दोबारा कह के। अरे अपूर्व करण में कहाँ से होते हैं? अनिवृत्तिकरण में भी नहीं होते, सम्यक तो होने पर होते हैं। ठीक है ना, यही तो मैं कहना चाहिए, मिथ्यात्व की प्रकृति के दोबारा सम्यक मोहनी और सम्यक प्रकृति में जो देगी वो अपने माल को, अपने सामान को, तो वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े अनिवृत्तिकरण के अंत में होने के समय देगी। अनिवृत्तिकरण का अंत समय नहीं, अनिवृत्तिकरण पूरा हो गया, सम्यक के प्रथम समय से चालू होता है, वो अनिवृत्तिकरण का समय नहीं कहलाएगा, अनिवृत्तिकरण नहीं बोलेंगे। औपशमिक सम्यक के पहले अंतर मुहूर्त में, पहले लघु अंतर मुहूर्त में ये मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े होते हैं। वही समझा हुआ था, आज मैंने गलत समझा, फिर पहले यही समझा हुआ था, यही तो तो कह रही आज आपने गलत कैसे समझ लिया? मैं तो, और किसी ने तो नहीं ऐसा समझ लिया, या मेरे पढ़ाने में गड़बड़ हो गई है क्या? गुण संक्रमण जो बताया तो उसमें ये था कि गुणाकार रूप से निर्जरा होती है, वो तो होती है हमारी समझो जो निर्जरा होती रहती है उसका, है ना, जो पहले से चलती आ रही निर्जरा, उन्हीं का, वो तो वो सही हो गया संक्रमण तो। और गुण श्रेणी निर्जरा भी वही हो गया, पर गुण संक्रमण किसका बताया फिर आपने? गुण संक्रमण इस मिथ्यात्व का हो रहा है ना, मिथ्यात्व का गुण संक्रमण होकर ही 3 टुकड़े बन रहे हैं। 3 टुकड़े हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, उसका आगम की भाषा में उसको शब्द है गुण संक्रमण। मिथ्यात्व का गुण संक्रमण होता है तो ये मिथ्यात्व प्रकृति 3 में बदल जाती है, 3 रूप हो जाती है। तो फिर वो तो अपूर्व करण में ही है ना, यही तो बार बार फिर नहीं है ना, नियम तो बताया, प्रथमोपशम सम्यक के अपूर्व करण में गुण संक्रमण नहीं होता, ये तो नियम बता दिया। ठीक है, जो आपने बताया वो वाला जो प्रथम उपसम सम्यक में नहीं होता, जो द्वितीय उपसम होगा या बाद में होगा उसमें होगा, ये बात ठीक होगी। मतलब अन्यत्र जहाँ अपूर्वकरण होता है वहां पर गुण संक्रमण होता है। ठीक है, शंका निकल गई, बड़ा अच्छा लगा, शंका निकल गई, रह जाती। बोले सुमन जी। ये अनिवृत्तिकरण का आवश्यक है अंतरकरण जो काल विधान है, तो ये जितना अंतर वाला काल है उतना औपशमिक सम्यक्त्व का काल हुआ ना, ऐसा ही समझेंगे ना? हाँ। और इसी में वो 3 टुकड़े हो गए गुण संक्रमण होकर मिथ्यात्व के पहले समय से, इसी के शॉर्ट टाइम में, पूरे टाइम में नहीं, शॉर्ट टाइम में। फिर वो स्थिति चलते चलते खत्म होते होते वो 4 रास्ते जो बनते हैं। हाँ, ठीक ठीक। बोलिए ज्योति जी। हाँ, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। मतलब अभी ये लास्ट के 2-3 लाइन सुन के मुझे भी ये समझ में आया कि जब जो प्रथमोपसम सम्यक जब हो रहा है उसके अपूर्व करण में तो गुण संक्रमण नहीं हुआ, बट सम्यक तो होने के बाद में जो गुण संक्रमण है वो उस टाइम होता है मिथ्यात्व का, है ना, यही हुआ ना, मतलब है ना, मतलब अपूर्व करण में तो नहीं हुआ था जब प्रथमोपसम सम्यक हुआ, है ना, यही हो गया ना दीदी? बिल्कुल, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत ही, मतलब थैंक यू सो मच।
जय श्री